नमस्कार स्टूडेंट्स, हम हैं NITN भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 67 बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 का मैथ्स और डीआई वाला जो पार्ट है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं, राइट। तो जो मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मुझे ऐसा लगा कि क्वेश्चन तो ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब एवरेज से थोड़ा सा ऊपर बोल सकते हैं। बट जो आपका जैसे कोई डीआई है या पाई चार्ट है तो उसका जो नीचे का जो पार्ट है ना, जो आपका टेबल या उसका जो नीचे का पार्ट जो क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअली, ठीक है, समस्या वहाँ पर है, उसकी लैंग्वेज में कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो उसको हम लोग भेजते चलेंगे और जब तक हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट होना शुरू नहीं होता है तब तक हम बैक ट्रैक करते चलेंगे डिफरेंट ईयर की बीपीएससी पेपर्स को, राइट। तो हमने पहले 69 देखा, फिर 68 देखा, अभी 67 देख रहे हैं। ऐसे ही करके बैक ट्रैक करेंगे। जब मुझे लगेगा कि रिपीटेशन चालू हो चुका है, कॉन्सेप्ट नए नहीं आ रहे हैं या जो फंसाने का तरीका है वो नया नहीं आ रहा है, राइट, तब तक हम लोग इसको करते चलेंगे। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए, सुबह सुबह घंटी बजनी चाहिए। चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो हमारा तो पहले इसमें नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं दोस्तों बीपीएससी के लिए आपका हिस्ट्री जो मेन साइट्स हैं राइटिंग है उसके लिए मैं फॉर्डर पॉइंट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने डिफरेंट प्लेलिस्ट में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस सीरीज़ का लिंक, इसमें मैंने आपको परसेंटेज वगैरह पढ़ाया हुआ है, परसेंटेज एवरेज जो होता है, ये सब बेसिक जो चीज़ें हैं वो पढ़ाया हुआ है। तो उसका भी लिंक आपको इसमें मिल जाएगा। जो डीआई वाला सीरीज़ है उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसके अलावा जो ये जैसे ये पार्ट सब है, तो इस पार्ट के जो बात है वो भी हम लोग दूसरे इसमें कर रहे हैं, जो मैंने आप जस्ट अभी आपको बताया। तो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मौर्यन आर्ट, ये सब जो है ये हमने बात किया हुआ है। संथाल बात करने वाले हैं, चंपारण भी बात करने वाले हैं, ये सब बात करने वाले हैं। मॉडर्न इंडिया में, सॉरी मॉडर्न बिहार में चल रहे हैं अभी हम लोग उधर, तो ये सब आएगा उधर, तो आप ज़रूर उसको देखें, ठीक है, अपना नॉलेज इन्हांस करें। और लास्ट मोमेंट पे क्या है ना, जब आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया तो बस आपको पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट्स अगर है तो आप तुरंत आंसर फ्रेम कर लेंगे। और सीधा सीधी तो पूछ रहा है, शॉर्ट नोट लिखिए संथाल रिविलियन पर, शॉर्ट नोट लिखिए चंपारण सत्याग्रह पर, तो उसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। जो पॉइंट्स हैं उसी को बस अरेंज करके दिमाग में अपने को लिख देना है, ठीक है। तो चलिए आते हैं हमारे पहले टॉपिक पर जो डीआई का है। कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में हो जाए ये। पिछला जो था वो 2 घंटे का चला गया था, तो लोग इतना लंबा पसंद नहीं करते हैं। बट दोस्तों, जब सीखना होता है ना चीज़ को, जब समझना होता है, सीखना होता है, थोड़ा टाइम लगता है उसमें, ठीक है। तो पेशेंस रखिए, देखिए उसको पूरी तरह से, ठीक है। अगर आप देखेंगे नहीं, डर जाएंगे पहले ही, तो फिर तो मेरा भी मेहनत बर्बाद गया और आपका जो सीखने का जो एक स्टेमिना है वो भी कम पड़ रहा है, राइट। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। पहला तो ये आपका सवाल है अब टेबल से, ठीक है, टेबल या स्टैट्स दोनों ही कुछ बोल सकते हैं आप इसको। इसमें क्या बोला है कि परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो हमारे पास क्या है, 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक। और हमारे पास 7 स्टूडेंट्स हैं। तो इनके क्या दिए हुए हैं, परसेंटेज मार्क्स दिए हुए हैं, परसेंटेज दिया हुआ है। क्या है, ये सब परसेंट है, ठीक है, परसेंट दिया हुआ है सारा। ये सब जितना भी देख रहे हैं आप, ये सब सारा परसेंट में ही दिया हुआ है, इसीलिए कोई भी जो वैल्यू है वो 100 से ऊपर नहीं गया है, ठीक है। तब मुझे स्ट्राइक किया कि भाई परसेंटेज मार्क्स दिया हुआ है तो फिर ये क्या है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर एग्ज़ाम में क्या होता है, प्रेशर होता है, तो इन चीज़ों को थोड़ा मतलब जल्दी समझ में आए तो उसके लिए दिमाग थोड़ा मतलब बराबर सो करके जाइए रात को, है ना, दिमाग को फ्रेश रखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये तो परसेंटेज मार्क्स दिया हुआ है, तो फिर ये क्या है, इनको यहाँ बोलना चाहिए था। बट ये क्या है कि एक होता है ना फंसाने का तरीका, तो ये फंसाने का तरीका ही है। आउट ऑफ 75, यार यहाँ आप आउट ऑफ 75 बोल रहे हैं, आपने इधर कुछ नहीं बोला और इधर आपने 85 लिख दिया। तो कोई भी आदमी जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने जाएगा तो वो तो भूल ही जाएगा, उसको लगेगा भाई 75 में 85% कैसे ले आया, है ना। तो ये गड़बड़ हो सकता है। तो ये क्या है, टोटल मार्क्स है, ये हमको टोटल मार्क्स दिया हुआ है, टोटल इस सब्जेक्ट का। ए सब्जेक्ट जो है उसका टोटल मार्क्स है, बी सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स है, ठीक है, सी सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स है, ऐसे करके आपका DEF का है, ठीक है। और इस टोटल मार्क्स में इतना परसेंट वो स्कोर किया है, ठीक। तो एक बार से देखने से आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है यहाँ पर कि परसेंटेज जो है वो ठीक है, ये 100 से नीचे ही है। फिर क्या आएगा ना, वो परसेंटेज वाली बात जो है वो आपके दिमाग से निकल जाएगा और आपको लगेगा कि ये मार्क्स दिया हुआ है। फिर आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये मार्क्स जो है वो 85 पहला वाला स्कोर किया है और वो 75 से ज़्यादा है, तो मतलब फुल मार्क्स ज़्यादा कैसे कोई अटेंड कर सकता है, राइट। तो थोड़ा इसको मतलब पेशेंटली समझना पड़ेगा, तो जो है समस्या आसान हो जाता है, ठीक। तो इसी के साथ हम लोग पहला सवाल शुरू करते हैं। थोड़ा सा छोटा करते हैं, जब नहीं दिखेगा तो बड़ा कर लिया करेंगे, क्योंकि हमको कैलकुलेशन के लिए भी जगह चाहिए होगा। चलिए पहला सवाल क्या है,
फाइंड द टोटल परसेंटेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय आर इन ऑल 6 सब्जेक्ट। तो आर जो है हमारा कौन सा है, और आर ये है, ठीक है, आर जो है वो ये है। उसका पूछा टोटल परसेंटेज मार्क्स पूछा है, टोटल परसेंटेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय आर। नाउ यहाँ पर कंफ्यूजन क्या उठ सकता है कि यार ये तो परसेंटेज ही दिया हुआ है ना, ये परसेंटेज दिया हुआ है, ये परसेंटेज दिया हुआ है, ये परसेंटेज दिया हुआ है, सबको आप जोड़ लीजिए, ठीक है, और वो आपका टोटल परसेंटेज मार्क्स हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि परसेंटेज मार्क्स जो होता है, ठीक है, वो जनरली एग्ज़ाम वगैरह के टर्म में, प्रोडक्ट वगैरह एस्टिमेशन वगैरह के टर्म में थोड़ा 100 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम वगैरह के टर्म में परसेंटेज मार्क्स जो है वो आपका जो है 100 से नीचे ही आएगा हमेशा। ऑब्वियसली 100% में ही आप स्कोर करेंगे ना। कोई कभी सुने हैं कि भाई किसी ने एग्ज़ाम में 105% स्कोर कर लिया? नहीं, वो जब प्रोडक्शन वगैरह होता है फैक्ट्रीज़ में उस समय ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मार्क्स की बात हो रही है, राइट। तो पहला सवाल ये है टोटल परसेंटेज मार्क्स। तो कन्फ्यूज़न कहाँ पर है इसकी लैंग्वेज में कि टोटल परसेंटेज जोड़कर काफ़ी लोग लिख देंगे इसको, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। इसको करने का क्या तरीका है, हम जो है हर सब्जेक्ट का इसका ये निकालेंगे कितने मार्क्स का सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका 6 मार्क्स का है, ठीक है, 6 मार्क्स का है तो बहुत थोड़ा डिटेल कम कर सकते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि 66% स्कोर किया है ए में, तो उसका कितना मार्क्स आया होगा, ठीक है। तो ए का जो मार्क्स है, ए सब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है। इससे पहले लिख लीजिएगा कि आर स्कोर्ड डिकोडिंग आर स्कोर्ड मार्क्स इन ए सब्जेक्ट जो है क्या हो जाएगा, फ्रॉम द टेबल आर स्कोर्ड 66% इन ए सब्जेक्ट, सो हिज टोटल मार्क्स इन ए सब्जेक्ट इज 66/100 इंटू 75, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप 66% ऑफ 100 लिखेंगे, फिर इसको ऐसा लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, राइट। तो इसी तरह से ये कितना आ जाएगा, ये कुछ आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बी सी डी के लिए लिख लेंगे। हम सीधा कैलकुलेशन पर चलते हैं, हमारा जो काम का कैलकुलेशन है वो हम उस पर चलते हैं, ठीक है। जब भी परसेंट लिखा हो, मान लीजिए 75% है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.75 लिख सकते हैं। मान लीजिए 60% है, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.6 लिख सकते हैं। 60% है, इसको 0.60 लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। 75% था, राइट। तो बस उसी को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे और अपना जो सॉल्यूशन है वो कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है कि हर सब्जेक्ट का मार्क्स जोड़िए आप, हर सब्जेक्ट मार्क्स जोड़ेंगे तो 66% स्कोर किया है, 0.66, 66% ऑफ 75 प्लस 0.75, 75% 0.75 हो गया इंटू 150 प्लस आपको 0.79 इंटू 100। अब इस पार्ट को है ना थोड़ा आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं कि जस्ट आप एंड में आप ये देखें, बाकी जो धीरे धीरे देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, सबका अपना अपना स्पीड होता है, ठीक है। 8.88 इंटू 50 हो गया प्लस 0.72 इंटू 150 प्लस 0.66 इंटू कितना है 75 मार्क्स है। ये हमने 6 सब्जेक्ट का लिख लिया, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है, ये ई का है, ये एफ का है, ये सारा हमने लिखा होगा। अब हम क्या करेंगे उसको जोड़ कर दिखाएंगे। टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय आर इन ऑल द सब्जेक्ट्स इज दिस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स आर, ये कितना है, पूरा मार्क्स जोड़िए एक बार, पूरा मार्क्स जोड़ते हैं तो ये देखिए, ये 75, ये 75, 150, 150, 300, 400, 500, 550 और ये 600। तो ये 600 में इतना स्कोर किया है, ठीक है। टोटल मार्क्स कितना स्कोर किया है, बाय 600 इंटू 100 कर लीजिए, ठीक। यह आ जाएगा आपका इक्वल टू 442.5 अपॉन 600 इंटू 100, ठीक है। अब ये 442 क्या आया है, उसका मार्क्स आया है। हमको टोटल मार्क्स पता था, उसका हर सब्जेक्ट का परसेंट पता था, तो हमने उससे क्या किया, उसका हर सब्जेक्ट का मार्क्स निकाल लिया, उसको जोड़ दिया, तो ये क्या आ गया 442.5। इतना उसने स्कोर किया, कितने में स्कोर किया, 600 में स्कोर किया, इंटू 100, ये परसेंटेज निकल जाएगा, दैट इज 73.75%, ठीक है। यहाँ पर ये परसेंटेज लगा लीजिए। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन आप समझ रहे हैं ना, पहला ही क्वेश्चन जो है कन्फ्यूज करने के लिए डाल दिया है ना, कि लोग जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, एग्जामिनेशन का जो मेंस का प्रेशर होता है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, ऐसा कुछ, ठीक है। ऑब्वियसली स्टेट लेवल पर, बट प्रेशर तो होता ही है।
तो ये आपका टोटल परसेंटेज जो है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। नेक्स्ट सवाल है आपका, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पी इन द सब्जेक्ट्स बी डी ई टुगेदर एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टी इन सेम सब्जेक्ट्स। ठीक है, बी डी ई, पी और टी। चलिए थोड़ा सा क्लियर करते हैं। और अरे भाई चीज़ों को समझते हैं। कौन कौन है हमारा, P और T है, P और T है, किन सब्जेक्ट्स में है, बी डी ई है, बी डी ई है। ठीक है, पूछा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय P इन बी डी ई एंड टुगेदर एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय T इन द सेम सब्जेक्ट्स ना। ठीक है, तो अगेन जल्दीबाजी में आपको इसको मार्क्स नहीं मान लेना है, ये परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये गलतियां हो सकती हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं कैलकुलेशन। अब P का देखिए, P का कितना स्कोर आया है। ठीक है, 68% स्कोर किया, 68% स्कोर किया, इसको मैंने 0.68 लिख लिया। आप अलग से बताएंगे उसको, मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, 0.68 जो है उसने परसेंट स्कोर किया है, इंटू 150 कर देंगे। ये क्या दे देगा हमको, P का B सब्जेक्ट में मार्क्स प्लस, ठीक है, D में 92.92% है, 92% है तो 0.92 हो जाएगा, इंटू 50, ये हमको मार्क्स मिल गया उसका डी सब्जेक्ट में। एंड 0.89 जो है उसको हम लोग 150 से गुना कर देंगे। ये क्या दे देगा हमको, उसका टोटल मार्क्स जो है वो आ गया। ठीक है, हमको क्या बताया, मार्क्स ही का डिफरेंस तो बताना, फाइंड डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स। ठीक है ना, मार्क्स का ही डिफरेंस बताना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये तो इसका मार्क्स हो गया, ये निकालते हैं। नेक्स्ट इसका मार्क्स कितना हो जाएगा, इसका है आपका इसमें बी डी और ई में, राइट, बी डी ई में निकालना है ना, तो 0.75, 75% है, 75% किसका, 150 का है, प्लस 0.68 इंटू 50 प्लस 0.69 इंटू 150। पेंसिल ज़रूर यूज़ कीजिएगा क्वेश्चन पेपर पर, इससे क्या होता है कि आपने सही पकड़ा होता है। जैसे आपने सवाल पढ़ा तब ये इसको 2 को गोल कर दिया और इसको मार्क कर लीजिए कि गलत ना उठाएं। ठीक, ये अब सॉल्व करना है। इसका आंसर हो जाएगा 281.5। कैलकुलेटर यूज़ कीजिए, आराम से बनाइए। ठीक है, ये आ गया किसका, ये आ गया आपका B का आ गया, नो सॉरी P का आ गया ये, और ये आ गया आपका T का। ठीक है, P का ये दोनों ही का सब्जेक्ट ऊपर नीचे लिखा हुआ है, तो मान लेते हैं B है, ये D है और ये E है। ठीक है, BDE से निकाल लिया, टोटल मार्क्स का ये आया, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए तो कितना आ जाएगा। ठीक है, 281 माइनस 0.5 है, माइनस 250 कर लीजिए। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका 31.5 मार्क्स। इतने मार्क्स का जो है ये डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, कोई समस्या नहीं, थोड़ा मैं क्लियर कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट बी। एवरेज मार्क्स सब्जेक्ट बी में ऑल द स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट बी हमारा ये है, इसमें एवरेज मार्क्स कितना स्कोर किया गया है। ठीक है, टोटल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल मार्क्स क्या आ जाएगा इसका, 68% है। अब दोस्तों एक और चीज़ इसमें कि आप क्या करेंगे, क्योंकि ये कितने मार्क्स का सवाल है, ये आपका जो सी है वो आपका 6 मार्क्स का सवाल है। बी जो है जितना मार्क्स ज़्यादा होगा उतना आपको पेज भरना है ना। सॉल्यूशन तो मोटा मोटी छोटा ही मिलेगा आपको, लेकिन अगर जैसे यहाँ पर आपका बी जो सवाल था वो 10 नंबर का था, तो इसमें आप स्टेप जो है हवा में नहीं उड़ा सकते, आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो सवाल है हमारा सी नंबर है वो 6 नंबर का है, तो इसमें एक आध स्टेप आप हवा कर सकते हैं, ना करें तो बेहतर है, बट थोड़ा टाइम कंस्टेंट होता है तो अपने को करना पड़ जाता है ना। तो 0.68 जो है इंटू 150, अब 150 जो है हर में आएगा ना, परसेंटेज इंटू टोटल मार्क्स। ठीक है, परसेंटेज इंटू टोटल मार्क्स है। ठीक है, तो ये तो डिफरेंट है, लेकिन ये तो सेम है सारे में, क्योंकि बी सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इस टोटल मार्क्स को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और परसेंटेज को जोड़ लेंगे। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। चलिए नॉर्मली मेथड कर देते हैं, 0.68 इंटू 150 प्लस 0.72 इंटू 150
ठीक है। तो अब देख रही है ना 150 रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसी को कॉमन ले रहा था, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ सब में से, ठीक है। 150 को बाहर रख लेते हैं इनटू में, और अंदर जो है सिर्फ परसेंट का जो है फ्रैक्शन वाला जो फॉर्म, डेसिमल वाला जो फॉर्म है वो लिख देते हैं। 0.72 प्लस 0.75 प्लस 0.62 प्लस 75 पॉइंट में प्लस 75 के बाद 80.8 प्लस 0 लिख लेते हैं फिलहाल 0.68, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा टोटल मार्क्स आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 150 इंटू 5.00 आ जाएगा ये, ठीक है। 15 5 75 750 जो है ये आ जाता है आपका। नाउ क्या पूछा है हमसे, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट बी। एवरेज मार्क्स कितना स्कोर करेगा, ठीक है। ये तो हमारा टोटल आ गया। अब एवरेज निकालने के लिए एवरेज इक्वल्स टू 750 टोटल मार्क्स जो है ऑब्टेन किया, कितना जो है 750 डिवाइडेड, स्टूडेंट्स कितने हैं 3 3 6 1 7 स्टूडेंट्स है ना, 7 स्टूडेंट्स, ठीक है। 7 इससे डिवाइड कर दिया, एवरेज आ गया। मान लीजिए यहाँ पर परसेंट पूछ देता, ठीक है, एवरेज परसेंट बताइए, तब क्या आ जाता है यहाँ पर 150 को क्या करते हम लोग 7 से नहीं, हाँ 7 से गुना करते हैं तो 15 5 105 1050 में 750 लोग स्कोर किया था, तो डिवाइडेड बाई 1050 इंटू 100 कर लेते तो वो एवरेज परसेंट आ जाता। हमसे अभी क्या पूछा, एवरेज ही पूछा है बस, तो एवरेज पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा 750 बट्टे 7 कितना आ जाएगा, 750 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा आपका 107.14, 107.14, करेक्ट है ना, यही आंसर है, ठीक है 107.14। अगला सवाल चलते हैं, फाइंड द एवरेज परसेंट ऑफ मार्क्स, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कि टेबल नीचे वाला दिख जाए। फाइंड द एवरेज परसेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट सी एंड डी टुगेदर। अब देखिए यहाँ पर एवरेज परसेंट पूछा है। नाउ हियर इज द कैच, एवरेज परसेंट क्या होता है पहले तो आप ये समझिए, है ना। और एक और वर्ड आया था लास्ट वाले 68th बीपीएससी में, कंबाइंड एवरेज आया था, कंबाइंड एवरेज आया था, कंबाइंड एवरेज वर्ड आया था जो मैंने आपको समझाया था। और यहाँ पर वर्ड आ रहा है आपका एवरेज परसेंट आ रहा है। एवरेज परसेंट क्या होता है, ठीक है। इसमें भी केस 1 केस 2 बनता है, टाइप 1 टाइप 2 बनता है, राइट। एवरेज परसेंट पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो हम लोग इस पर फोकस करते हैं ना। एवरेज परसेंट क्या होता है, हमसे बोला है कि सी और डी सब्जेक्ट्स के लिए, राइट। सी और डी सब्जेक्ट्स कहाँ हैं हमारे पास, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, है ना। दिख रहा होगा उम्मीद है, नहीं दिख रहा हो तो कमेंट कीजिए। सी और डी है ना, ये सी और डी है हमारे पास, ठीक है। और क्या पूछा है, एवरेज परसेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका एवरेज हमको चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक तरीका दिमाग में ये आ सकता है कि जितने परसेंट दिए हुए, ये सारे परसेंट दिए हुए हैं, ये सारे क्या दिए हुए हैं, परसेंट दिए हुए हैं, ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है। इन सबको जोड़ करके हम 14 जो है, मतलब अपना जो नंबर ऑफ ऑकरेंस है वो 14 है, तो 14 से डिवाइड कर दें तो वो एवरेज परसेंट आ जाएगा, ठीक है, राइट। बट यहाँ पर एक कैच है कि ये यहाँ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये 100 में से परसेंट दिया हुआ है, ये 50 में से परसेंट दिया हुआ है, तो आएगा लमसम उतना ही, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आइडियल कंडीशन नहीं है परसेंट ऑफ डिवीजन बाय नंबर ऑफ ऑकरेंस लगाने का, ठीक है। तो जब भी एवरेज परसेंट निकालना हो तो आप क्या कीजिए कि टोटल मार्क्स जोड़िए, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है। टोटल मार्क्स कितना था, ठीक है, इनटू 100 करेंगे। ये हमारा ऑलवेज ट्रू है, लेकिन अगर परसेंट जो लिखा हुआ है उसके अलावा सारा फैक्टर सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑकरेंस वगैरह सेम है, जो परसेंट जो दोनों का टोटल मार्क्स है वो सेम है, तब हम सीधा परसेंट को जोड़ करके डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सारे परसेंट 1, मान लीजिए एवरेज परसेंट निकालना हो, एवरेज परसेंट
ठीक है, यहाँ पर समझने की चीज़ है, ये ध्यान रखेंगे, ये कैच है अगेन, ये फंसाने वाला से है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेबल वाले सवाल थोड़े से कठिन होते हैं, तो अगर संभव हो तो उनको स्किप मारिए आप, ठीक है, क्योंकि ये लैंग्वेज में फंसाते हैं। टेबल तो समझ में आ ही जाता है। वैसे इसमें तो टेबल में भी एक पॉइंट था कि भाई 75 में से, तो 75 में से क्या भाई टोटल मार्क्स लिख देते तो उन 75, ऐसा क्या ज़रूरत है कि बच्चों को फंसाना है ना। तो एवरेज परसेंट जो है क्या है, एवरेज परसेंट होता है %1 प्लस %2 प्लस अप टू प्लस %n अपॉन नंबर ऑफ ऑकरेंस कितना है n। ये करते हैं नो डाउट इसमें, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एवरी एल्स फैक्टर इज नॉट सेम। ठीक, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल मार्क्स निकालेंगे और टोटल मार्क्स ऑब्टेंड निकालेंगे। तो नाउ टोटल मार्क्स कितना है, तो सी का देखिए, सी का क्या है 100 मार्क्स है, तो 7 स्टूडेंट हैं तो ये 700 हो गया। ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा 700 प्लस ये 50 मार्क्स का है और कितने 7 स्टूडेंट हैं, 7 5 35 350 मार्क्स। तो ये टोटल मार्क्स का एग्ज़ाम हो गया। अब इन्होंने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं, ठीक है, कितने मार्क्स का सवाल है ये है आपका 10 मार्क्स का सवाल है, एक एक स्टेप दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं, तो फॉर सब्जेक्ट सी जो है वही फंडा लगाते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा लंबा जाएगा इसमें, है ना, क्योंकि मैं वो स्टेप्स जो है आप स्टेप्स कर लिए होंगे तो आपके पास सिर्फ नंबर बचा होगा, तो आप सीधा नंबर को जोड़ करके सीधा इसे भाग दे करके इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे तो एवरेज परसेंट सीधा आ जाएगा आपके पास। बट चूंकि मैंने वो स्टेप्स नहीं दिखाया है तो जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर अटकता है। अटकता क्या है मतलब स्पेस ज़्यादा लेगा। ठीक है, स्पेस ज़्यादा लेगा थोड़ा सा, तो करते हैं। ठीक है, मैं लिख के लेके आता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको। एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ पर ना हम एक फंडा यूज़ कर सकते हैं, जो मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक में यूज़ कर रहा हूँ, कि यहाँ पर ना 100 है कॉमन है सभी में और यहाँ 50 कॉमन है सभी में। तो हम क्या करेंगे 100 कॉमन लेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखा था हमने वैसे ही कर रहे हैं। 100 कॉमन ले लिया, इनटू अंदर में परसेंटेज हम लोग जोड़ लेंगे, 50 लिख लेंगे। ठीक है, प्लस, ठीक है, क्योंकि इसके साथ एक प्लस आएगा ना, तो यहाँ लिख रहे हैं प्लस 50 जो है, इनटू अंदर क्या करेंगे हम लोग परसेंट लिख लेंगे। ठीक है, तो 0.76 प्लस 0.84, तो दोस्तों आपका मैंने ये लिख दिया है, पॉज करके लिख दिया था, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है इसमें, राइट। तो 100 जो था वो कॉमन मार्क्स था, ठीक है, अंदर मैंने परसेंट को ऐड कर लिया, ठीक है, इंटू 100 कर लिया। चूँकि कॉमन था इसलिए ही किया है, जहाँ पर कॉमन नहीं है तो फिर से यहाँ पर कॉमन लिया है और की कर दिया। ये 100 इंटू क्या आ जाएगा 5.47 आ जाएगा और 50 इंटू 5.65 आ जाएगा। अब क्या हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, कैसे सॉल्व हो चुका है, दिस इज इक्वल्स टू 547 प्लस 5.65 इंटू 50 करते हैं, 5.65 इंटू 50, ठीक है, 282.5, 282.5, ठीक है, अपॉन 1050 इंटू 100। ठीक है, तो 282 में प्लस 50, इसमें हम क्या जोड़ देंगे 547 जोड़ देंगे, 547, ये तो दिख ही रहा है, 829.5 आ जाता है। ठीक है, 829.5 डिवाइडेड बाय, सीधा आंसर ही निकाल लेते हैं, 1050 इक्वल टू इतना इंटू 100, ये आ जाता है आपका 79% आ जाता है। ठीक, बाकी अब अगर परसेंटेज सीधा जोड़ के देखेंगे तो समथिंग अराउंड 79.43% आता है। ये वेरिएशन इसीलिए है क्योंकि हमारा जो है एक 100 मार्क्स में परसेंट दिया हुआ है, एक 50 मार्क्स में परसेंट दिया हुआ है, लेकिन जब आपके पास सारे डेटा अवेलेबल हैं तो आप परसेंटेज जोड़ करके डिवाइड नहीं करेंगे। डेटा अवेलेबल नहीं होता तो करते, वो अलग बात था, लेकिन क्योंकि हमको लमसम तो निकालना ही है ना, उससे भी आ तो जाता है उससे भी, लेकिन लमसम आता है। और एग्ज़ाम जब सब्जेक्टिव है तो लमसम का मतलब नहीं है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताने पड़ेंगे अगर एग्जैक्ट वैल्यू का संभावना पता करने का है तो। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। जब भी डेटा अवेलेबल हो तो कोई इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, डेटा के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो इसका आ गया आपका 79%। एक एक स्टेप दिखा करके ये निकालिएगा। व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट एफ, ऑल द स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट एफ, टोटल मार्क्स ही तो पूछा है। ठीक है, तो ये तो ईजिली निकल जाएगा ना। कॉमन क्या है 75 मार्क्स कॉमन है,
सारे परसेंट को जोड़ दीजिए आप, 82/100 प्लस, और ये पॉइंट पॉइंट ही में लिख लेते हैं ना, 0.82 प्लस 0.7 प्लस 0.66 प्लस 0.74 प्लस 0.78 प्लस 0.80 प्लस 0.72, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 75 इंटू 5.22 आ जाता है, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, दोनों को गुना कर देंगे हम लोग तो 391.5 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाता है 390.5। ठीक, कुछ ना समझ में आया हो, जहाँ भी आपको लग रहा हो कि सर नहीं समझ में आया है, कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, राइट। तो हमने देख लिया इस सवाल को, टेबल वाला सवाल था, थोड़ा सा लैंग्वेज में कठिन था, थोड़ा सा टेबल में एक आध पॉइंट था जो हमको कंफ्यूज कर सकता था, बट अल्टीमेटली हमने इसको सॉल्व आउट कर लिया है, तो हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, जो अपना 13वां नंबर सवाल है, ठीक है। पाई चार्ट वाला सवाल है शायद, यस पाई चार्ट ना। ये पाई चार्ट जो मैंने आपको बताया था थोड़ा सा ना आसान है कंपैरेटिवली बाकी लोगों से। अगर ये गोल गोल दिमाग में नहीं घूमता है तो आपको ये आसान लगेगा। पहला चीज़ तो ये है कि इसमें ना सेल्स ऑफ टोस्टर दिया हुआ है। टोस्टर क्या होता है दोस्तों, मान दो ब्रेड होता है ना, उसको आपस में चिपका करके गर्म करने वाला होता है, उसको भी टोस्टर बोलते हैं। और एक जो होता है, आप ब्रेड डाला और वो उसको सेक देता है और वो आप निकल जाता है, वो हेल्दी फूड होता है क्योंकि उसमें तेल घी वगैरह आप एक्स्ट्रा नहीं डालते हैं, है ना, तो उसको टोस्टर बोलते हैं, ठीक है। मशीन जो ब्रेड को गर्म करता है, सेकने का काम करता है, दैट इज टोस्टर, ठीक है। तो टोस्टर जो है वो आपका सेल कितना हुआ है ये दिया हुआ है। 2010-11 फाइनेंशियल ईयर है, मतलब 2010 के अप्रैल से लेकर के 2011 के मार्च तक, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। तो 2010 से 11 के बीच में आपका इतना भी बिका है, कितना है, 2 लाख है ना, 2 लाख, राइट। तो कोई यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि 2010 पूरा, 2011 पूरा, 2 साल नहीं, 2 साल नहीं, एक ही साल, एक फाइनेंशियल ईयर है। जब भी ऐसा लिखा हो तो आप एक फाइनेंशियल ईयर मानेंगे। तो पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये हमको समझ में आ रहा है कि सेल्स बताया गया है 2010-2011, 2010 से 2011 के बीच में एक साल में 2 लाख रुपये है, 11 से 12 के बीच में 2,50,000 है, 12 से 13 में 3 लाख है, और 13 से 14 में 3,50,000 है, करेक्ट। तो ये हमको ये दे दिया। अब ये टोस्टर जो हैं इतने, मतलब मान लीजिए ये 2 लाख टोस्टर बिके हैं, तो वो किस कंपनी के हैं, तो वो हमको यहाँ से पता लगता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो डेटा है ये वाला, जो ये मार्केट शेयर है, वो किस साल का है, 2013-14 का है। यानी कि हमको 3.5 लाख जो है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना वो दिया हुआ है। इनको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका नहीं दिया हुआ है कि इस टाइम में 2010-11 में या 11-12 में या 12-13 में कितना कौन सा कंपनी का बिका, ये हमको नहीं पता है। ओवरऑल कितना बिका ये हमको पता है, लेकिन 2013-14 में क्या हो रहा है कि हमको ओवरऑल कितना बिका वो तो पता ही है, प्लस किस किस कंपनी का कितना बिका वो भी हमको पता है, ठीक। तो बस इस फैक्ट को यूज़ करेंगे और हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे सवाल को। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जो ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट। चलिए, तो पहला सवाल है, एज्यूमिंग दैट वीडियोकॉन हैज़ मेंटेन्ड इट्स मार्केट शेयर, मेंटेन इट्स, वीडियोकॉन की बात हो रही है। तो वीडियोकॉन कहाँ है, ये है वीडियोकॉन। और दोस्तों एक और चीज़, यहाँ पर ना परसेंटेज नहीं दिया हुआ, ये डिग्रीज दी हुई हैं, डिग्रीज दी हुई हैं। सारे डिग्रीज का सम कितना होगा, 360 के बराबर होगा। सम ऑफ ऑल द डिग्रीज इन अ सर्कल जो है वो 360 के बराबर होता है। तो मतलब इसका शेयर कितना होगा, मान लेते हैं कि वीडियोकॉन, आते हैं वीडियोकॉन पे, ठीक है, समझ ही लेते हैं। चलिए पहले समझ लेते हैं। 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री है, तो टोटल सेल में इसका शेयर कितना है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना उसका डिग्री है अपॉन टोटल डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो उसका सेल में शेयर कितना है, 1/2 है, हाफ शेयर है, या फिर परसेंटेज के टर्म्स में क्या बोल सकते हैं, 50% शेयर है, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब एक तरीका ये हो सकता है कि हम सबको क्या करें ना, परसेंटेज में बदल लें। जैसे वीडियोकॉन को 50% लिख लेंगे, ठीक है। इसको बीपीएल जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, 5%, 18 है ना, 18 डिग्री बाई 360 है ना, 18 जा 18, 20 जा 18 2 36, 20 जा इक्वल्स टू 1/20, ठीक है। तो 1/20 ऐसे हो गया तो आपका 5% हो जाएगा। तो बीपीएल जो है इक्वल टू 5% लिख लें। ये कर सकते हैं, लेकिन आप एंड ऑफ द क्वेश्चन देखेंगे कि इसकी ज़रूरत नहीं थी।
क्योंकि सबका आपने अलग अलग निकाल लिया, फिर आपने सॉल्व करना शुरू किया क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। हमको स्मार्ट एक्ट करना है, तो हम लोग जितना काम होगा उतने का ही निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पर पहला सवाल आता है, एज्यूमिंग दैट द वीडियोकॉन हैज़ मेंटेन इट्स मार्केट शेयर एट द सेम लेवल फ्रॉम 2010-11, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टोस्टर्स सोल्ड बाय वीडियोकॉन इन दीज 4 years। ठीक है, तो हमसे क्या बोल रहा है कि वीडियोकॉन जो है वो अपना सेम मार्केट शेयर बना के रख रहा है। इसका मार्केट शेयर कितना था, ठीक है, इसका मार्केट शेयर 180 डिग्री, इसका भी हमने देखा था 1/2 इक्वल्स टू 50% के बराबर इसका मार्केट शेयर था। ठीक, कब, 2013-14 में। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि 2010-11 से वो सेम मेंटेन कर रहा है। ठीक, अब ये क्वेश्चन के लैंग्वेज को थोड़ा समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, एज्यूमिंग दैट वीडियोकॉन हैज़ मेंटेन्ड इट्स मार्केट शेयर एट द सेम लेवल। देखिए कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं है, क्वेश्चन में जो फंसाने का जो चीज़ है वो आपको फंसाएगा। ठीक है, तो उस फंसाने वाली चीज़ को ज़्यादा समझना जहाँ जरूरी है कंपेयर टू कि हमको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन क्या, एक बार फार्मूला आ गया, वो तैयार हो गया, इक्वेशन तैयार हो गया, उसके बाद तो आंसर आना ही आना है। लेकिन जहाँ पर गलतियाँ हो सकती है उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक, तो इन्होंने बोला है कि इसका जो मार्केट शेयर है वो 2010-11 से सेम है, 10-11 से सेम है। किसके सेम है, किसके बराबर है, हमारे पास डेटा ही एक है, 13-14 के बराबर है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको निकालना पड़ेगा इस दिमाग में कि जो 10-11 से जो है वो सेम है, किससे सेम है, 2013-14 के बराबर है। मतलब ये हमेशा चारों साल में एक ही मार्केट शेयर लेके चल रही है, यानी कि आधा आधा जो है वीडियोकॉन का बिक रहा है। ठीक है, तो इससे हमको पता लगता है कि हमको क्या करना है कि हर साल का आधा जो होगा, 1/2 जो होगा या 50% जो होगा वो आपका वीडियोकॉन का बिका होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमको हर साल का आधा निकालना है। तो हम ऐसा लिखेंगे कि सेल्स ऑफ वीडियोकॉन टोस्टर इन 2010-11 इक्वल्स टू, पहले तो ऐसे बोलेंगे ना कि वीडियोकॉन का जो वीडियोकॉन मार्केट शेयर इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो वीडियोकॉन्स मार्केट शेयर इन फ्रैक्शन टर्म्स, फ्रैक्शन नहीं परसेंटेज लिख लेते हैं, परसेंटेज ज़्यादा बेहतर रहेगा। परसेंटेज टर्म्स इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 100। ठीक है, इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 50%। 50% वीडियोकॉन का मार्केट शेयर है। उसके बाद क्या करेंगे, आप हर साल के लिए उसका ये निकालेंगे कि सेल्स ऑफ वीडियोकॉन टोस्टर इन 2010-11 इक्वल्स टू 50% ऑफ 2 लाख है ना, 2 लाख। इसी तरह से आप हर साल का निकालेंगे और उसको जोड़ देंगे आपस में। तो यहाँ पर तो सेंटेंस आपने देख लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा यहाँ से निकालेंगे और जोड़ देंगे। 2 लाख का आधा क्या हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख, 2.5 लाख का आधा 1,25,000, तो कितना हो गया, 2,25,000 हो गया। 2,25,000 प्लस 1.5 लाख, इसका आधा 1.5 लाख हो जाएगा, तो 2,25 प्लस 1.5 हो जाएगा आपका 3,75। 3,75 इसका हो जाएगा 1.75, 3,75 प्लस 1,75 इज 5,75, तो 5,50,000 जो है वीडियोकॉन का जो सेल्स है 4 साल में ये आता है आपका। ठीक, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वाले चलते हैं, थोड़ा तेज बढ़ाते हैं। इफ इन 2012-13 द मार्केट शेयर ऑफ बीपीएल वॉज 7%, बीपीएल कहाँ है भाई, बीपीएल ये 18% है ना, 18 डिग्री है, सॉरी 2012-13 में, हमको कि 13-14 में पता है 18 डिग्री है। ठीक है, 18 डिग्री मतलब हमने निकाला था कि 18 डिग्री जो है अपॉन 360 डिग्री इक्वल्स टू 1/20 होता है, इक्वल टू 5%। ठीक है, ये किसका वैल्यू है, ये 13-14 में है। 13-14 में 2013-14 में 5% है, राइट। और 12-13 में कितना है, 12-13 मार्केट शेयर जो है 7% है। ठीक है, 2012-13 में मार्केट शेयर जो है वो 7% है। मतलब आप देख सकते हैं कि 12-13 में 7% है, 13-14 में 5% है, मतलब 2% का मार्केट शेयर उसका घट गया। मतलब कोई और ज़्यादा बिक गया होगा, ये थोड़ा कम बिका, ओवरऑल जो सेल्स हुआ है उसमें।
व्हाट इज द चेंज इन द नंबर ऑफ टोस्टर सोल्ड बाय बीपीएल फ्रॉम 2012 टू 2013, ठीक है। तो हमको ये पूछ रहा है कि चेंज कितना हुआ है, राइट। तो 2012-13 में कितना सेल्स हुआ है, तो 7%, ठीक है, ऑफ किसका, 2012-13 कहाँ है, 3 लाख, 2012-13 में इतना सेल हुआ है। 2013-14 में कितना सेल हुआ है, 5% ऑफ 3.5 लाख, 35,000, 3.5 लाख, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 2 जीरो कट गया, 7 3 जा 21, 2130 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 2 जीरो कट गया, 35 × 5 17 14,000, ठीक है। तो ये बिका आपका 2012-13 में, 2012-13 में, और 2013-14 में आपका ये वाला है 5%, ठीक। तो यहां पर आपको थोड़ा 8 मार्क्स का सवाल है ना, तो यहां पर आपको थोड़ा बताना पड़ेगा। ये आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द चेंज, ठीक है। तो आप सीधा बोल देंगे 7,000, नहीं, कुछ गड़बड़ होगा क्या, ओके ओके ओके, ये गलत आया है, ठीक है। मैंने 4 से गुना कर दिया, 5 से गुना करना था, तो 75 नहीं, 17,500, 1 जीरो ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो चेंज कितना आया है, 3,500 का चेंज आया है, 3,500 का चेंज आया है। तो आप सेंटेंस में बाकायदा मेंशन करेंगे यहाँ पर कि द नंबर ऑफ टोस्टर सोल्ड बाय बीपीएल इन 2012-13 वाज 3,500 मोर इन क्वांटिटी देन इन 2013-14, ठीक है। पहले तो आप ये तो बता ही चुके होंगे कि जो 2012-13 में हमने 21,000 सेल किया था, 2013-14 में हमने 17,500 सेल किया था, तो जो चेंज है वो आपका निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, उस निगेटिव को आप कैसे सेंटेंस बोलेंगे, डिक्रीज बोल करके। जैसे आप डिक्रीज वर्ड यूज़ करेंगे ना, तो वो निगेटिव को ये कर देता है, बता देता है, ठीक है। तो ये आपको सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स काट सकता है, ठीक। चलिए अगले सवाल चलते हैं। ओके, नीचे वाला ही ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा ना, हाँ, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इफ़ महाराजा, पहले बड़ा करके सवाल पढ़ते हैं फिर छोटा कर देंगे। इफ़ महाराजा इज़ वन ऑफ द कंपनीज, ठीक है, इफ़ महाराजा इज़ वन ऑफ द कंपनीज, महाराजा एक कंपनी है जो अदर्स में इंक्लूडेड है, इट्स सेल कंस्टिट्यूट्स 40% ऑफ अदर्स, ठीक है। महाराजा जो है वो किस में है, अदर्स में है, अदर्स में महाराजा है, इसका जो सेल है वो 40% ऑफ अदर्स है, टोटल का 40% नहीं है, अदर्स का 40% है, यहाँ ध्यान रखेंगे। देन हाउ मेनी टोस्टर्स ऑफ महाराजा वेर सोल्ड इन 2013-14, 13-14 में कितना महाराजा का सेल हुआ होगा ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस पर चलेंगे। अन्य जो है, ये आप पाई चार्ट देखिए, अन्य कितना है हमारा, ये अदर्स है, ठीक है। ये क्या है, ये अदर्स है, ठीक है। 68.4 डिग्रीज है, 68.4 डिग्रीज है, ठीक है। तो इसका मार्केट शेयर कितना है, डिवाइडेड बाय 360, ये फ्रैक्शन में आ गया हमारे पास, ठीक। इसको थोड़ा हम सॉल्व कर सकते हैं, चलिए ऐसे ही रहने दीजिए अभी के लिए, है ना। ये कैलकुलेटर है ही आपके पास, सीधा सीधी आप इसको फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। इनको सीधा 100 कर दें तो हमारा परसेंट निकल जाएगा। बट परसेंट में क्या होता है ना, कभी कभी वो इरेशनल नंबर टाइप में वो मूव करता चला जाता है, तो दिक्कत हो जाता है, राइट। इसलिए हम इसको इतने पे ही छोड़ देते हैं, है ना। थोड़ा और इसको सॉल्व कर सकते हैं। 684/3600 × 100, तो ये 100 हटा दो, ये हटा दो, 36 आ गया, ठीक है। 6 से ये जा रहा है, ये परसेंटेज में आ गया ना, ये परसेंटेज में आ गया, 6 से जा रहा है अभी, 6 से इसको भगाते हैं फिर, 6 की 36, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, और ये 6 1, ये 19% आ गया। चलिए ये राउंड फिगर में आ गया, तो हमारे लिए सारा ही काम आसान हो गया। मतलब इसका जो ये शेयर है 68.4 डिग्री का जो शेयर है, दिस इज 19% शेयर है इसका, ठीक है, पूरे मार्केट में। डिग्री के हिसाब से हमने उसका शेयर निकाल लिया। अब क्या बोल रहा है कि महाराजा जो है 40% ऑफ दिस टोटल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे
कि पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे कि सेल्स कितना हुआ 13-14 में। 13-14 की ही बात की गई है, कहाँ गया भाई, हाँ 13-14 का ही बात किया गया है। 13-14 में 3,50,000 सेल हुआ था, तो उसका 19% जो है वो अन्य का सेल था। ठीक है, तो अन्य कितना सेल हुए हैं, 19% ऑफ 3,50,000। ठीक है, ये कितना आ जाता है आपका, दिस इज इक्वल्स टू 19 इंटू 3500, 66,500, 66,500। ये आ गया टोटल सेल्स ऑफ अदर है, टोटल सेल्स ऑफ अदर्स। ठीक है, इसका 40% जो है वो कौन था, आपका महाराजा। तो महाराजा का शेयर कितना है, महाराजा का शेयर है 40% ऑफ 66,500। ठीक है, 66,500 का 40% है, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू 40 इंटू, ठीक है 100 काट लीजिएगा, ये 100 कट जाएगा, है ना, 665। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 40 इंटू 665, 26,600, 26,600 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर देखिए इसका, हाँ मैच कर गया आंसर, 26,600 है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया है, अदर्स का 40% बोला है, तो हमने अदर्स का पहले शेयर निकाला, फिर उसका हमने 40% ले लिया, तो वो हमको महाराजा का शेयर आ गया। ठीक, 2 पाई चार्ट डाल के थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बनाने का कोशिश किया गया है ना। अगले सवाल चलते हैं। एज्यूमिंग दैट द नंबर ऑफ टोस्टर सोल्ड, ठीक है, एज्यूमिंग दैट द नंबर ऑफ टोस्टर सोल्ड इंक्रीजेज एट द सेम रेट इन 2014-15 एज इट डिड इन 2012-13 to 2013-14 and assuming further that the TVS maintain its market share, what will be the number of installed by TVS? दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें पहले तो 2 पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग पहला पार्ट को डिकोड करते हैं पहले, ये अपना पहला पार्ट है। एज्यूमिंग दैट नंबर ऑफ टोस्टर सोल्ड इंक्रीज एट द सेम रेट। अब ये सेम जो है ये 2 तरीके का सेम हो सकता है, सेम इन नंबर हो सकता है, सेम इन परसेंट हो सकता है। किसी एक साल मान लीजिए कुछ वैल्यू है 35 है, 2012 में 35 है, 2013 में आपका 42 है, ठीक है, 2014 में। तो यहाँ थोड़ा एक चीज़ समझने का है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि दोस्तों हम ऐसा बोल सकता है हमको कि 2014 में जो है ये जो इंक्रीमेंट हुआ वो सेम रेट पे इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो सेम रेट पे इंक्रीमेंट हुआ, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका रेट निकालेंगे। तो 42 माइनस 35 अपॉन 35 इंटू 100, रेट क्या आ जाता है, ये 42 माइनस 35 इज 7। ठीक है, ये छोटा एग्जांपल लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। 7 7 1 जा 7 5 जा 5 1 जा 20% से, यानी कि ये क्या किया है, 20% से ग्रो किया है। तो ये भी क्या करेगा, 20% से ग्रो करेगा। ठीक है, तो 20% से ग्रो करेगा, तो 20% ऑफ 40 कितना, 42 कितना हो जाएगा, 20/100 इंटू 42 इक्वल्स टू 21 जा 20, 5 जा 5 1 जा 5, 8 जा 40, 5 8 जा 40 पॉइंट देंगे यहाँ पर, 5 4 जा 20, 8.4। अब इसको जोड़ देंगे 42 में, तो ये आ जाएगा आपका 50.4। तो ये फर्स्ट काइंड ऑफ इंक्रीज है जिसमें परसेंटेज जो है ईयर ऑन ईयर सेम था। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, चाहे तो परसेंट बोला होगा या फिर रेट बोला होगा इस केस में, है ना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ये जो है ये 7 से इंक्रीज हो रहा है, और हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में बोल रहा है या कहीं से बोल रहा है कि ये जो है सेम नंबर से इंक्रीज होता है, तो ये 7 से ही इंक्रीज होगा। तो 35 जो है वो 7 से इंक्रीज हो रहा था, सेम नंबर से इंक्रीज होगा, यानी कि ये 49 आएगा। तो दोनों तरह का आपका में से कोई सा भी आपको पूछ सकता है, तो अब दोनों तरह आपको पता होना चाहिए कि जब भी इंक्रीज बोला हो, सेम रेट बोला मतलब परसेंटेज इंक्रीज होगा सेम, और सेम नंबर बोला है तो फिर वो सेम नंबर से इंक्रीज होगा। अनलेस अनटिल परसेंट और रेट नहीं लिखा हुआ है इंक्रीज में सेम के साथ, तब तक आप उस नंबर ही मानेंगे उसको। ठीक, चलिए इसको अब थोड़ा समझ में आ गया है, तो उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं।
यहाँ बोला है कि assuming the number of toasters sold increase at the same rate in 2014-15 as it did in 2012 से 2013 2012-13 से 2013-14, ठीक है। तो 2000 पहले तो आप रेट निकालिए, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेट निकालते हैं। तो 2012-13 में कितना सेल हुआ है, 3 लाख सेल हुआ है। 2013-14 में 3.5 लाख सेल हुआ, यानी कि इंक्रीज़ कितने का हुआ है, 50,000 का इंक्रीज़ हुआ है। डिवाइडेड बाय कि किस पे इंक्रीज़ हुआ है, 3 लाख पे इंक्रीज़ हुआ है, इनटू 100, ठीक है। तो ये 4 जीरो कट गया, 4 जीरो कट गया, 1 जीरो 1 जीरो, इसको 50/3 आ गया, ठीक है। 50/3%। इसको डेसिमल में लेके नहीं जाते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है, नहीं लेके जाते हैं। तो यहाँ से वो क्या मिल गया, 2014-15 का ये मिल जाएगा, टोटल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे मिलेगा टोटल नंबर, तो हमने निकाल लिया कि 2012-13 से 13-14 में कितना परसेंट इंक्रीज़ होता है। सेम परसेंट इंक्रीज़ जो होगा वो 2013-14 से 2014-15 में होगा। 2014-15 का यहाँ डेटा नहीं दिया हुआ है पाई चार्ट में, वो हमको निकालना है। हमको परसेंटेज मिल चुका है, बेस वैल्यू पता है, हम निकाल लेंगे। तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि 50/3, ठीक है, 50/3% ऑफ 3,50,000, ठीक है, 3,50,000 है ना, ठीक है ना, ठीक है। सॉरी, ये गलत जगह कॉमा पड़ गया, पहला कॉमा इकाई दहाई सैकड़ा के बाद आता है, ठीक है। 3,50,000 इसका ये निकालिए और किस में जोड़ दीजिए, 3,50,000 में जोड़ दीजिए। तो ये जो हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन में कितना आया था, फ्रैक्शन में था ये 1/6 था फ्रैक्शन में। तो 1/6 ऑफ 35,000 सॉरी 3500 नहीं, 3,50,000/6, ठीक है। ये अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ये हमारा ये है, मतलब इंक्रीज्ड जो हुआ सो है, प्लस जो उसका बेस वैल्यू है वो तो जोड़ ही देंगे, 3,50,000। तो दोनों को जोड़ के क्या मिल जाएगा, 3,50,000 कॉमन ले लीजिए, 1/6 + 1 = 7/6, ठीक है। 3,50,000 × 7/6, ठीक। अभी काटपीट नहीं लगा रहे हैं, है ना, ये सीधा हमने कर लिया, इतना पे आ गया। अब ये हमारा क्या मिल गया, 2014-15 में कितना सेल हुआ है, 2014-15 में इतना सेल हुआ है। थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन फ्रैक्शन अभी नहीं हटाते हैं। 1225,000/3 ये हमारा इसका आ चुका है, ठीक है। अब 3 से डिवाइड कर देंगे तो कुछ नंबर एक आ जाएगा, लेकिन हम अभी डेसिमल में नहीं जाएंगे, राइट। चलिए, तो ये पहला पार्ट जो है ये हमारा हो गया। दूसरा पार्ट, एज्यूमिंग फर्दर दैट टीवीएस मेंटेन इट्स मार्केट शेयर, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड बाय टीवीएस 14-15। टीवीएस का मार्केट शेयर जो है वो 18 डिग्री था 2013-14 में, तो 14-15 में भी 18 डिग्री। अब 18 डिग्री हमने निकाला था, कितना होता है, 5%, ठीक है ना। 18 निकाला था ना, 18/300, 18 डिग्री बाई 360 डिग्री, तो 18 2 से जो कटता है तो 5% आ जाता है रेस्ट। ये 5% इसका मार्केट शेयर था। तो हमसे क्या पूछा है इसका कि 2014-15 में क्या हो जाएगा, तो टीवीएस का जो सेल हो जाएगा, टीवीएस, ठीक है, टीवीएस का जो सेल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 5% ऑफ 2014-15 में जो टोटल बिका था उसका 1225,000/3, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 5/100। अब कुछ नहीं रह गया इसमें, इसको सब सॉल्व करना है। 1225,000/3 0 ये कट गया, तो थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व आउट कर लेते हैं। इक्वल्स टू 1225 0 × 5 = डिवाइडेड बाय 3, यह आ जाता है आपका 20,416.66, ठीक है। 20,416.66 ये इसका आंसर जो मैंने लिखा हुआ है वो आ गया। थोड़ा मैं क्लीन कर लेता हूँ, फिर आगे बातें करता हूँ। अब गौर कीजिए कि टोस्टर का जो आंसर आ रहा है वो जो है आपका पॉइंट में आ रहा है। क्या ये टोस्टर तोड़ के तो नहीं बेचेंगे, 20,416 तो आपने सीधा सीधी बेचा, और जो उसके बाद वो पोर्सन था उसको 2/3 बेच दिया, 1/3 नहीं बेचा, ठीक है। 0.66 2/3, राइट।
तो इस केस में क्या करेंगे आप, इस केस में आपको स्पेशली बताना पड़ेगा, राइट, कि since the toaster cannot be sold in decimal terms, the number of toasters cannot be in decimals, we round it off to the nearest whole number. तो नियरेस्ट होल नंबर में हम जब लेके जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 20,417। ठीक है, इतना उसने बेचा। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड है कि टोस्टर जो है उसका 2/3 बेच लेंगे, 1/3 नहीं रख लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलिए। इफ़ इन 2013-14 IFB सोल्ड 7,000, IFB कहाँ है भाई, ये है। ठीक है, 13-14 में 7,000 बेचा, मोर, अच्छा। इफ़ इन 2013-14 IFB सोल्ड 7,000 मोर यूनिट्स, ठीक है, एंड अफेक्टेड द मार्केट शेयर ऑफ अदर कंपनीज, देन व्हाट वुड बी इट्स मार्केट शेयर इन परसेंटेज। ठीक, चलिए। इनिशियल डेटा के हिसाब से IFB जो है वो कितना बेचता है, पहले तो इसको देखते हैं। इनिशियल डेटा में क्या था, हमारा 3.5 लाख जो था वो सोल्ड हो रहा था 13-14 में, और IFB जो है 36 डिग्री का उसका शेयर था। 36 डिग्री जो है वो निकालेंगे, 36 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू 100, परसेंटेज के टर्म्स में निकल जाएगा, है ना, परसेंटेज टर्म्स में निकल आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 36 1 जा 36 10 जा इक्वल्स टू 10%। ठीक है, ये 10% जो है इसका शेयर था पहले, 36 डिग्री जो है वो 10% के बराबर था। ठीक है, हमने 10% वहाँ लिख दिया। अब बोल रहा है कि इसने 7,000 और बेचा, लेकिन ओवरऑल इंक्रीज नहीं हुआ। ओवरऑल जो आपको 3.5 लाख बिका था उतना ही बिक रहा है, लेकिन IFB का 7,000 ज़्यादा बिक रहा है। अगर IFB का 7,000 ज़्यादा बिकेगा तो बाकी लोगों का कुछ तो कम होगा। ठीक है, तो ये वही बोल रहा है कि इफेक्टेड द मार्केट शेयर ऑफ अदर कंपनीज, उनका क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया होगा। देन व्हाट वुड बी द इट्स मार्केट शेयर, इसका मार्केट शेयर कितना होगा। तो इसने कितना बेचा, 10% ऑफ ये बेचा, तो टोटल सोल्ड जो था इनिशियल डेटा के हिसाब से वो कितना था, IFB का 10% था उसका मार्केट शेयर इंटू 3,50,000। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 35,000 इनिशियली वो बेचा था। ठीक है, अभी बोल रहा है कि 7,000 ज़्यादा बेच दिया, तो न्यू डेटा जो है, न्यू डेटा के हिसाब से कितना हो जाएगा, 35,000 प्लस 7,000 42,000 बेचा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं किया, 35,000 आया इनिशियल था, उसमें हमने 42,000 बेच दिया। अब पूछ रहा है कि उसका मार्केट शेयर कितना हो जाएगा परसेंटेज के टर्म्स में, तो उसने कितना बेचा, मार्केट शेयर हो जाएगा इसका, मार्केट शेयर परसेंट के टर्म्स में कितना हो जाएगा, 42,000 अपॉन 42,000 अपॉन जो टोटल है 3,50,000। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 3 जीरो कर दीजिए, 3 जीरो कर दीजिए, 1 0 1 0 7 6 जा 42 7 5 जा 35 60 बाई नहीं, हाँ 60/5 60/5 इक्वल्स टू 60/5%, 12 5 जा 60 12%। इसका मार्केट शेयर जो है ये 12% हो गया। ठीक है, राइट, ये डिग्री के टर्म्स में मैंने बताया हुआ था, बट चूंकि नहीं पूछा है तो फिर नहीं जाएंगे उसमें। जस्ट इन केस पूछ देता है यहाँ पर कि डिग्री जो है वो क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए पूछ सकता था आपसे कि इनिशियली उसका 36 डिग्री था, तो उसका जो फाइनल न्यूज़ मार्केट शेयर होगा उसके हिसाब से कितना डिग्री वो सबटेंड करेगा, है ना। तो वो आ जाता है आपका 43.2 डिग्री। आप ये निकाल कर देखिए कैसे निकलता है। ठीक है, चलिए, बाकी हमको नहीं पूछा है तो हम नहीं जाएंगे उसमें भी। नेक्स्ट सवाल मूव करते हैं, ये सवाल हमारा खत्म हो चुका है। अब आ जाता है ग्राफ का सवाल। ठीक, ग्राफ के सवाल में इसमें भी क्या करते हैं ना ये लोग, थोड़ा फंसाने की कोशिश में भी किए हैं। देखिए, प्रोडक्शन जो है वो 1000 में है। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ मतलब 3 0 लिखा हुआ मतलब 1000 में प्रोडक्शन है। जो भी यह नंबर है उसमें आपको 1000 मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है और ये ईयर दिया हुआ है, राइट। अब इसके अंदर एक की बना हुआ है, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं और फिर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। की क्या बना हुआ है, की आपका ये बना हुआ है की। तो ये जो आपका डीप लाइन है, कंटिन्यूस लाइन है, कंटिन्यूस लाइन ये आपका क्या है, टारगेट प्रोडक्शन है, उसका एक्सपेक्टेशन है या वो चाहता है कितना अचीव करें।
बट वो अचीव कितना कर पाता है, दैट इज एक्चुअल प्रोडक्शन एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ब्रोकन लाइन्स। ठीक है, ब्रोकन लाइन से क्या है, एक्चुअल है और टारगेट जो है वो आपका डीप लाइन से है। अब जो ब्रोकन लाइन्स होते हैं ना, जनरली हम लोग किसी ऐसी चीज़ को दिखाते हैं जिससे जो प्रोबेबल हो, और जो एक्चुअल फैक्ट होता है उसको हम लोग थोड़ा डीप लाइन से दिखाते हैं। तो थोड़ा यहाँ पर वो चीज़ अगर किसी के दिमाग में है ये पॉइंट, तो थोड़ा आपको उल्टा जैसा लगेगा कि भाई ब्रोकन जो है उसको तो जो है टारगेट बनाना चाहिए था, और टारगेट को एक्चुअल को जो है वो कंटिन्यूस लाइन बनाना चाहिए था। बट ठीक है, जो भी दिया है इन्होंने दिमाग से खेलने की कोशिश की है। ये समझ में आ गया? ये बेसिकली बोल्ट्स का प्रोडक्शन है। बोल्ट, नट बोल्ट समझते हैं ना, नट और बोल्ट, ठीक है, उसका प्रोडक्शन है। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन टारगेट प्रोडक्शन फ्रॉम 2004 से 2005 टू 2005 से 2006। 2004 कहाँ है, 2004-5 से 2005-6 में क्या पूछा, परसेंटेज चेंज इन टारगेटेड प्रोडक्शन। टारगेट कौन सा है आपका, डीप वाला टारगेट है। तो 210 से कितना चला गया, 255 चला गया। ठीक है, तो 255 माइनस 210 होता है आपका 45, बटे किस पे इंक्रीज हुआ है, चेंज किस पे हुआ है आपका, 210 पे चेंज हुआ है, इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 21.42 समथिंग आता है, बट राउंड अप करके आ जाता है इसका 21.43%। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल मूव करें। अगला सवाल आपका बोलता है कि इन विच पीरियड वाज द परसेंटेज ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द टारगेट प्रोडक्शन द हाईएस्ट। ठीक है, तो ये कब आपका हाईएस्ट है ये पूछा गया है। तो एक्चुअल प्रोडक्शन से टारगेट प्रोडक्शन, कितने मार्क्स का सवाल है। अब ये देखिए दोस्तों 8 मार्क्स का सवाल है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको हर साल का निकाल कर दिखाना पड़ेगा। अगर ये 6 मार्क्स का होता तो हम क्या करते कि हम इसको बोल देते कि भाई यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। मैंने आपको दिखाता हूँ मैं, ये क्या है आपका, इन विच पीरियड वाज द परसेंटेज ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टारगेट प्रोडक्शन द हाईएस्ट। एक्चुअल प्रोडक्शन टारगेट प्रोडक्शन कंपैरिजन में हाईएस्ट है। तो ये देखिए एक्चुअल प्रोडक्शन यहाँ पर टारगेट इतना था, एक्चुअल इतना हुआ, राइट। तो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ भी इंक्रीज़ हुआ है, टारगेट से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, मतलब यहाँ भी इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ इंक्रीज़ हुआ है, नहीं यहाँ डिक्रीज़ हो गया ना, उल्टा आ गया। और बाकी 3 केस में क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ। टारगेट ज़्यादा था लेकिन अचीव कम हुआ है, राइट। टारगेट ज़्यादा था, अचीव कम हुआ है। तो जो रेड वाले आपको दिख रहे हैं वो आपके जितने टारगेट आपने सेट किया था उससे ज़्यादा आपने अचीव कर लिया। ठीक है, और बाकी जो आपको ब्लू वाले हैं जितना आपने टारगेट सेट किया था उससे कम वाले हैं वो अचीव, जो मैंने कम अचीव किया। तो ऑब्वियसली जो आपका परसेंटेज आएगा, परसेंटेज क्या होता है जो इसमें, इसके हिसाब से यहाँ रिस्पेक्ट टू लिखा हुआ है ना, तो रिस्पेक्ट टू मतलब नीचे टारगेट आएगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी परसेंटेज का सवाल हो तो नीचे कौन आएगा, टारगेट वाला, टारगेट नहीं रिस्पेक्ट वाला नीचे आएगा। रिस्पेक्ट वाला कौन सा है, टारगेट है, टारगेट जो है वो नीचे आएगा, एक्चुअल जो है वो ऊपर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू जब वर्ड यूज़ किया हमने तो जिसके साथ यूज़ किया वो रिस्पेक्ट टू वो बेस में चला जाता है, वो टारगेट जो है आपका वो नीचे चला जाएगा इस केस में। ठीक, तो अब आप सोचिए इंटू 100 कि ऊपर टारगेट जो है आपका वो बड़ा होगा तब आपका ये आएगा ज़्यादा परसेंट, या एक्चुअल बड़ा होगा तब आपको ज़्यादा परसेंट आएगा। कहने का मतलब कि एक्चुअल एक्चुअल ग्रेटर देन टारगेट। ठीक है, एंड टारगेट ग्रेटर देन एक्चुअल। ठीक है, 2 केसेस बनते हैं, चाहे तो एक्चुअल टारगेट से बड़ा होगा या टारगेट एक्चुअल से बड़ा होगा। अब किस केस में आपका परसेंटेज ज़्यादा आएगा, हम देखेंगे कि जब टारगेट छोटा हो और एक्चुअल बड़ा हो तब जो है परसेंटेज ज़्यादा आएगा। ठीक है ना, आपका कोई सा भी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो वो आपका क्या होता है कि 1 पॉइंट समथिंग आता है, 1 पॉइंट समथिंग आता है। जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है उसमें 0 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है, इंटू 100 तो यहाँ लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली जिस केस में एक्चुअल जो है वो टारगेट से बड़ा होगा उस केस में जो ये परसेंटेज है वो ज़्यादा निकल के आएगा। तो वो हमारे ऐसे 3 केसेस हैं। कौन कौन से केस हैं आपके, 2001 2002 में, 2003 2004 में और 2005 2006 में। ठीक है, बाकी केसेस में क्या है
कि 100% से नीचे आएगा। इन 3 जो केसेस हैं, रेड वाले जो 3 केसेस हैं, उसमें 100% से ऊपर आएगा। क्यों 100% से ऊपर आएगा? क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तब वो परसेंटेज जो निकल के आता है वो 100 से ऊपर आता है। जब डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तब उस केस में क्या होता है, परसेंटेज 100 से नीचे आता है। चलिए, तो इसी फैक्ट को यूज़ करते हैं और हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब चूंकि 8 मार्क्स का सवाल है तो आप क्या करेंगे कि हर साल का कैलकुलेट करके दिखाएंगे, राइट। मैं पॉज करके सारा कुछ लिख देता हूँ। यहाँ दोस्तों मैंने सारा कुछ कैलकुलेट करके रख दिया है ना। 135% है 2001-2 का, 2-3 का 71% है, 71.8 2003-4 का है। अब आप गौर कीजिए सबसे ज़्यादा कौन से ईयर में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हम देखेंगे कि हमारा इस साल है 2003-4 में 148.8%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2003-4 इसका आंसर हो जाएगा। और परसेंटेज भी लिख दीजिएगा, क्योंकि आपने कैलकुलेट किया है तो लिख देंगे कि 2003-4 में जो है वो सबसे ज़्यादा है आपका, और दैट इज़ 148.8%। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वाला सवाल भी ख़त्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल मूव करें। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? व्हाट इज़ द रेशियो, थोड़ा बड़ा सवाल है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ number of years, what is the ratio of the number of years in which the actual production was above average actual production to the number of years in which the actual production was below average। अब एवरेज एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है, पहले तो आप ये निकालिए, है ना। 2 बार वर्ड यूज़ हो गया, एवरेज एक्चुअल प्रोडक्शन। इसका जो है एक्चुअल प्रोडक्शन कौन सा है? डॉटेड लाइन है। तो आप क्या करेंगे, 195, 163, 186, 284, 195 और 231, इन सबको आप जोड़ करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा एवरेज। तो ये वैल्यू जो है वो कितना आता है वो हम लोग पहले देखते हैं। सारा कुछ जोड़ करके आ जाता है हमारा 1254 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 209। ठीक, तो 209 चूँकि आ गया है हमारा, तो हम इसको हटाते हैं और 209 को पिक्चर निकालते हैं कहाँ पर होगा। ये होगा 220, 210 से थोड़ा सा होगा, समथिंग ऐसा कुछ लाइन आएगा। अब हमसे पूछा है कि एक्चुअल प्रोडक्शन में व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द एक्चुअल प्रोडक्शन वाज अबव एवरेज, अबव द एवरेज। अबव द एवरेज एक्चुअल प्रोडक्शन कितने सालों में है? ठीक है, तो ये हमारा आ जा रहा है, इस साल अबव एवरेज है, इस साल अबव एवरेज है। एवरेज निकाल लिया हमने, अभी देखा 209, उससे ऊपर ये है। नीचे कितने साल हैं? ठीक है, बिलो द एवरेज ईयर पूछा है। बिलो है हमारा 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 2:4 का आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/2। नाउ यहाँ पर ध्यान रहे कि जब भी रेशियो पूछा है तो मिनिमम में लेके जाएंगे, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। रेशियो मतलब ही होता है, ठीक है, कि अगर पॉसिबिलिटी है कि वो और सिंप्लीफाई हो सकता है तो आपको करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो एग्जामिनर मार्क्स काट सकता है। ठीक है, चलिए अब पूछा है अगला सवाल, डी नंबर, फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ टारगेटेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2002, 3, 5, 6, 6, 7 टू द सम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ दिस ईयर। 2, 3, 5, 6, 6, 7, 2, 3, 5, 6 और 6, 7, इनका क्या पूछा है? टारगेटेड टू एक्चुअल प्रोडक्शन। टारगेटेड कितना था? टारगेट था हमारा 227 प्लस 255 प्लस 295। ठीक है, और एक्चुअल क्या था? 231, 195, 163। राइट, तीनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 777 ऊपर में आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 589। ठीक है, ये आंसर है क्या? चलिए, हाँ यही आंसर है। ठीक था, आपको समझ में आ गया? ये तो इजी सवाल था, बस आपको बताना था कि जोड़ करके क्या होगा, फिर उसका रेशियो बता देना था। आखिरी सवाल इस टॉपिक का हमसे पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टारगेटेड प्रोडक्शन एंड एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर
ईयर 2002, 3 एंड 5, 6 टेकन टुगेदर, ठीक है। 2002, 3 ये है 2, 3 और 2005, 6 2005, 6 ये क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन टारगेटेड प्रोडक्शन एंड एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द, ठीक है। ईयर को दोनों को साथ में लेकर के, तो आप क्या कीजिए इसमें कि टारगेटेड प्रोडक्शन क्या है आपका, टारगेट प्रोडक्शन है आपका 227 प्लस 255, ठीक है। ये टारगेट प्रोडक्शन है 227 प्लस 255। एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है 163, 195, 163 प्लस 195, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, दोनों का आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 462, 482 हो जाएगा ना, 487 हो जाएगा, 82 ही होगा, 482 ही होगा, 482, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा सम, ठीक है। अब ऐसे जब जोड़ा है ना तो इसको 5 दे दीजिए, 5 दे देंगे तो 158 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, 200 प्लस 58 कितना हो जाएगा, 358 हो जाएगा, 358 हो जाएगा, है ना। कैलकुलेटर हर चीज़ में खोलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका डिफरेंस 24, अरे भाई 124 आ जाएगा, 124, दोनों का डिफरेंस ले लिया, 124 के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा इसका ये हो गया। 6 मार्क्स का सवाल था, इजी सवाल था, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, ठीक है। अब आखिरी सवाल, आखिरी जो अपना डीआई का सवाल है, या इनफैक्ट पूरे टॉपिक का ही जो मैंने इस पेपर का जो आखिरी सवाल था वो आपका बार ग्राफ पे था। अब इस बार ग्राफ को भी टफ बनाया गया है। कैसे टफ बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार ग्राफ दे दिए हैं और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, ठीक। किसी का इकोनॉमिक्स वीक हो या कोई ऐसे अटेम्प्ट करने आ जाए तो शायद उसको ये समझ में नहीं आएगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप पहले इसका मतलब समझिए, फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द पर कैपिटा इनकम, पहला टर्म यूज हो रहा है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। दूसरा टर्म यूज हो रहा है नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, ठीक है, फॉर द गिवन ईयर्स रेफर टू द बार ग्राफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम होता है इंसान का इनकम, ठीक है, इनकम ऑफ पीपल, एक आदमी का कितना एवरेज कमाई है, ठीक है। एक देश का आबादी है, ठीक है, उसका उस पूरे देश का कुछ इनकम होगा, तो ये क्या है, इनकम ऑफ होल नेशन। कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए एक देश है, ठीक है, लोग इसमें कितने हैं, पीपल जो हैं टोटल इसमें कितने हैं, 10 हैं, ठीक है। टोटल नेशनल इनकम इस पूरे देश का, ये क्या है, नेशन है, इसको मान लेते हैं नेशन मतलब देश। ये इसमें 10 लोग हैं और सभी लोगों का इनकम जो है टोटल इनकम कितना है, 250 रुपया है। तो इनकम ऑफ 1 पर्सन कितना हो जाएगा, पूरा देश का इनकम 250 है तो 1 पर्सन का इनकम कितना हो जाएगा, 1 पर्सन, 1 पर्सन का इनकम कितना हो जाएगा, 250/10 हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो एक इनकम का जो है, एक आदमी का इनकम 25 रुपया हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं बात, रिलेशन समझ रहे हैं दोनों में, कि नेशन जो है उसका कितना इनकम है डिवाइडेड बाय एक आदमी का इनकम विल गिव यू नंबर ऑफ पॉपुलेशन, या वाइस वर्सा। तो पीपल, नंबर ऑफ पीपल, टोटल इनकम ऑफ द नेशन, एंड इसी को हम लोग क्या बोल लेते हैं, पर कैपिटा बोल लेते हैं, पर कैपिटा, ठीक है, कैपिटा। और ये आपस में रिलेटेड है, नंबर ऑफ पीपल इनटू पर कैपिटा गिव्स यू द टोटल इनकम ऑफ द नेशन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था। चलिए, तो इसके बाद हम लोग सवाल पढ़ाते हैं। तो एक बार ग्राफ पर कैपिटा इनकम का है, जिसमें आपको ये दिया गया है, पर कैपिटा इनकम का है, रुपीज़ में दिया गया है, ठीक है। ये इधर रुपीज़ है, इधर कुछ लेवल नहीं दिया हुआ है, यहीं पर वैल्यू सीधा लिख दिया है ना, इधर वैल्यू लिखने की जगह पर इधर ही वैल्यू लिख दिया है, तो ठीक है, हम वो भी मान लेते हैं, वही मान लेते हैं, राइट। तो 1951 में क्या था कि जो पर कैपिटा इनकम था, एक इंसान का जो इनकम था 238 रुपया था, फिर 61 में 10 साल बाद 328 ऐसे के बढ़ता चला गया थोड़ा थोड़ा करके, और फिर 91 में अचानक से बढ़ गया, ठीक है, काहे कि मनमोहन सिंह जो है इकोनॉमी को खोल दिए, ठीक है ना, ये मजाक नहीं है, सीरियस बात थी, राइट। तो ऐसा जो है इनकम जो है बढ़ता चला गया, पर कैपिटा इनकम प्रत्येक वर्ष
का कितना है, मतलब प्रत्येक वर्ष नहीं है, प्रत्येक डिकेड पर आपको बताया जा रहा है कि कैसे कैसे उसका वैल्यू था। ठीक है, ऑब्वियसली इसके बीच में कुछ ऐसा बीच का वैल्यू या कम का वैल्यू भी हो सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि 1981 में इतना है, 1991 में इतना है, तो बीच में कितना होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके दिमाग में आएगा कि ये ग्राफ जो है ऐसे बढ़ रहा है, यहाँ पर जो है ये ऐसे होगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आएगा आपके दिमाग में ऐसा ना। यहाँ पर दिक्कत एक चीज़ है कि मैंने आपको बताया था कि बार ग्राफ जो है वो कंटिन्यूस ग्राफ नहीं होता है। ठीक है, अब ये बड़ा होगा या कि छोटा होगा ये कैसे पता चलेगा, ये पता नहीं चल सकता है। ठीक है, मान के रहे हैं आप ऐसा कि ऐसा हो रहा होगा, लेकिन जस्ट इन केस, होना भी ऐसा ही चाहिए, प्रैक्टिकली ऐसा ही होना चाहिए, बट जस्ट इन केस 1981 और 1991 के बीच में 1985 के आसपास रिसेशन आ गया। ठीक है, रिसेशन आ गया, वॉर हो गया। ठीक है, रिसेशन वॉर आ गया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन हो गया, मार्केट वगैरह गिर गया। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है ड्रास्टिकली डिक्लाइन हो गया, तो ये सब फैक्टर्स भी आ जाते हैं, तो हो सकता है कि पर कैपिटा इनकम जो है वो गिर जाए। तो जब तक आपको नहीं बोलता है तब तक अपने मन से आप नहीं मानेंगे कि वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर तो नहीं पूछा कहीं, लेकिन जस्ट इन केस आगे पूछे तो। दूसरा है आपका ये नेशनल इनकम दिया हुआ है उन्हीं सालों के लिए जिन सालों के लिए आपको पर कैपिटा इनकम दिया हुआ है। ठीक है, नेशनल इनकम इतना था, इतना था, इतना था, फिर अचानक से बढ़ जाता है नेशनल इनकम भी। नेशनल इनकम जो है वो आपका 100 करोड़ के टर्म्स में है, मतलब कि ये 90 जो है वो करोड़ नहीं है, 90 इंटू 100 इंटू करोड़। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि 90 इंटू 100 इंटू करोड़ जो है उसमें ये बटा हुआ है, मतलब ये लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि सीधा 90 इंटू करोड़ कर लिया और 100 को गायब कर दिया। ये फैक्टर देखिए, यहाँ पर 100 का जो है वो फैक्टर लिखा हुआ है, 100 का फैक्टर ऐड करना ज़रूरी है। ऐसे हम लोग सीधा करोड़ मान लेंगे तो हमारा जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आते हैं पहले सवाल पे। व्हाट इज़ द ग्रोथ परसेंटेज इन पर कैपिटा इनकम फ्रॉम 1951 से 1991? ग्रोथ परसेंटेज किसका बोला है? पर कैपिटा इनकम। तो हम लोग चलते हैं पर कैपिटा वाले इसमें। 1951 है ना, 1951 से 1991 तक, 1951 से 1991 तक ग्रोथ परसेंटेज क्या है? तो ग्रोथ कितना हुआ है? 4933 माइनस 238 अपॉन किस पे बढ़ा है? 238 पे बढ़ा है इंटू 100। ठीक है, इसको कुछ नहीं रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा आंसर आता है, दैट इज़ 1972.69% आ जाता है। ठीक है, ये इजी सवाल था, इसमें तो कुछ इफ एंड बट है ही नहीं, ज़्यादा कोई इसमें फंसाने का भी ट्रिक नहीं है। व्हाट इज़ द ग्रोथ परसेंटेज इन पर कैपिटा इनकम फ्रॉम 1920? तो पर कैपिटा इनकम का वैल्यू दिया हुआ इनिशियल और फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इक्वल्स टू इंटू 100 इक्वल्स टू परसेंट आ जाता था। इसमें तो कोई फंसाने का चक्कर नहीं था। ठीक है, टफ कहाँ पर किया है? दो ग्राफ जो डाल दिया है, दो बार ग्राफ जो डाल दिया वो टफ करने काम किया है। व्हाट इज़ द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द पर कैपिटा इनकम फ्रॉम 1961 टू 1971? ठीक है, अगेन ये क्या है? पर कैपिटा इनकम वाले चार्ट पे लेके जा रहा है। ठीक है, 1961 से 1971 तक एनुअल ग्रोथ रेट क्या है? फिर वही सवाल आ गया ना, 61 से 71। अब आप गौर कीजिए, 61 में 328 था, 71 में 674 था, और 1961 यहाँ 1971 लिखा हुआ है। अब बोला है कि एनुअल ग्रोथ रेट क्या होगा? ये क्या है? अगर आप 674 माइनस 328 करेंगे तो ये हमको आ जाएगा डिकेडल ग्रोथ आ जाएगा। ठीक है, 674 अपॉन माइनस 328 अपॉन 328 इंटू 100 करते हैं, ये क्या आ जाता है? डिकेडल ग्रोथ रेट आ जाता है। डिकेडल मतलब क्या होता है? 10 वर्षीय, दशक का, दशकीय ग्रोथ आ जाएगा, डिकेडल ग्रोथ। ठीक है, रेट, डिकेडल ग्रोथ रेट आ जाएगा। ठीक, हमसे क्या यहाँ पर पूछा है? हमसे यहाँ पर पूछा है एनुअल ग्रोथ रेट। क्या पूछा हमसे? एनुअल ग्रोथ रेट। और क्या दिया है? एज्यूमिंग दैट ग्रोथ वाज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। अब देखा, मैंने आपको बोला था कि बीच में हम अपने मन से नहीं मानेंगे जब तक वो बताया नहीं हो। यहाँ पर इसने बता दिया कि एनुअल ग्रोथ रेट वाज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, नाउ देयर इज अ कैच। ठीक है, कैच क्या है? यहां पर एज्यूमिंग दैट द ग्रोथ वाज यूनिफॉर्म,
यहाँ पर रेट ऑफ ग्रोथ को यूनिफॉर्म नहीं बोला है, रेट ऑफ ग्रोथ को यूनिफॉर्म नहीं बोला है, इसने ग्रोथ को यूनिफॉर्म बोला है। रेट ऑफ ग्रोथ मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ इंक्रीज होती है या कोई भी चीज़ सेम रहती है तो वो एक तरीके से सेम होगी, चाहे तो वो परसेंटेज में सेम होगी या फिर वो नंबर्स में सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है ग्रोथ वाज सेम, मतलब हर साल जो है नंबर ऑफ पीपल जो है ऑलमोस्ट सेम बढ़ रहे होंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, तो पहले डिकेडल ग्रोथ देख लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 105%, 105.49%। ये क्या है? डिकेडल ग्रोथ है, डिकेडल, हमने अभी बात किया था डिकेडल का, ये डिकेडल ग्रोथ है। ठीक है, ये 10 साल में ग्रोथ हुआ है ना। हमसे बोला है कि ग्रोथ वाज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। कितने मार्क्स का सवाल है? 8 मार्क्स का है। अब यहाँ पर ना दो तरीका है कि ग्रोथ वाज यूनिफॉर्म। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा मुझे भी एम्बिगुअस लग रहा है, क्योंकि जो ग्रोथ परसेंट जो है उसको यूनिफॉर्म नहीं बोल के ग्रोथ को यूनिफॉर्म बोल दिया है। इन दैट केस जो नंबर्स हैं वो यूनिफॉर्म होने चाहिए, वो यूनिफॉर्मली जो है वो बढ़ना चाहिए। ठीक है, और दूसरा ये यूनिफॉर्म बोले हुआ है, सेम भी नहीं बोले हुआ है। और समस्या ये है कि डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब ये देखिए कि 674 माइनस 328 कितना होता है? एक सेकेंड, 674 माइनस 346 होता है। यानी कि जो डिकेडल ग्रोथ हुआ है, डिकेडल ग्रोथ, ये ग्रोथ परसेंटेज था, डिकेडल ग्रोथ कितना हुआ? डिकेडल ग्रोथ हुआ है आपका 674 माइनस 328 इक्वल्स टू 346। 346 का डिकेडल ग्रोथ हुआ है, राइट। अब 8 मार्क्स का अगर सवाल है तो इसको यहाँ पर दो अप्रोच हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा और बेहतर क्लियर होना चाहिए था ये चीज़, क्योंकि जो इन्होंने ग्रोथ बोला है, एज्यूमिंग दैट द ग्रोथ वाज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, तो ग्रोथ अगर यूनिफॉर्म है तो ग्रोथ परसेंट जो है आपका नंबर यूनिफॉर्म है। ठीक है, और परसेंटेज यहाँ पर बोल दिया होता तो परसेंटेज यूनिफॉर्म हो जाता। ठीक, तो अगर मान लेते हैं हम कि परसेंटेज यूनिफॉर्म है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? 10 से डिवाइड दे देंगे तो एनुअल ग्रोथ रेट आ जाएगा। क्या है? एनुअल ग्रोथ रेट ही तो पूछा है। ठीक, व्हाट इज़ द एनुअल ग्रोथ रेट, और यहाँ पर इज भी लगा है, व्हाट आर द एनुअल ग्रोथ रेट्स नहीं बोला है, मतलब एक ही वैल्यू होना चाहिए। तो क्वेश्चन लैंग्वेज के हिसाब से चलते हैं तो ये वाला जो है थोड़ा सा साइडलाइन हो जाता है, ये वाला पार्ट, क्योंकि क्यों साइडलाइन होता है मैं आपको बताता हूँ। बाकी ये जो है आपका डिकेडल ग्रोथ जो आया है आपका परसेंटेज में 105%, उसको आप 10 से डिवाइड कर दीजिए तो एक साल का आ जाएगा 10.55% आ जाएगा। ठीक है, 10.55%। ये हमने क्या किया? परसेंट निकाला, उसको 10 से डिवाइड करके नियत बता दिया। ठीक है, समस्या अब ये है कि जस्ट इन केस यहाँ पर जो मैं बोल रहा था आपको कि ये वाला अगर ट्रू हो जाता, ये वाला अगर ट्रू हो जाता, ठीक है, कि रेट ऑफ ग्रोथ तो नहीं है, रेट ऑफ ग्रोथ मैंने अभी रेट ऑफ ग्रोथ को ही ट्रू मान लिया है। रेट ऑफ ग्रोथ, ये जो ग्रोथ दिया हुआ है ना, वो रेट ऑफ ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ पर इज और एनुअल रेट ही लिखा हुआ, मैंने एक ही की बात कर रही है, एक कोई नंबर आना चाहिए। तो एक नंबर इसी केस में आएगा कि आप 105.49% जो है उसको 10 से डिवाइड कर लें तो आपको एक आएगा। यहाँ पर क्या हो गया? ऑल्दो लैंग्वेज में ग्रोथ जो है उसको यूनिफॉर्म बोला था, लेकिन हमने ग्रोथ परसेंट मान करके कर लिया, क्योंकि जो दूसरा मैं भी बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ठीक है, आते हैं उस पर। चलिए, तो ये जो है हमने डिकेडल ग्रोथ परसेंट का जो है हिसाब से देख लिया। वहाँ पर क्या हो गया? डिकेडल ग्रोथ परसेंट जो है वो यूनिफॉर्म था। अब मान लेते हैं यहाँ पर बोल रहा है कि जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म है, मतलब ग्रोथ कितना है? 346, ये यूनिफॉर्म है। तो ये अगर यूनिफॉर्म है तो 346/10 हो जाएगा, यानी कि पर ईयर जो है वो 3.46 रुपीज़ जो है, ठीक है, 3.46 रुपीज़ जो है वो बढ़ रहा है। ठीक, तो हमारा 1961 में डेटा क्या था? 1961 में जो था वो आपका
कितने से कितने, 61 में आपका कितना था, 152 था, ये आपका बेस वैल्यू था, और इंक्रीज़ कितना का हुआ था 3.46। अभी हमने कैलकुलेट किया कि भाई वो यूनिफॉर्म है, मतलब 3.3.6 3.46 बढ़ता जा रहा है। ठीक, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा मैं यहाँ पर ना गहराई है बातों में, इसको इधर खींच के ले आता हूँ मैं। ठीक है, 346/10 इक्वल्स टू 3.46। ये सेम ही चीज़ मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं पेज ऊपर कर रहा हूँ ना, तो वो गैप होने वाला है अभी। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ गौर कीजिए ना कि 1961 में बेस वैल्यू कितना था, 152 था, वो हमने ग्राफ से देख लिया। यहाँ देखिए ग्राफ में आएगा 1961, 162 नहीं है, 152 नहीं, 328 है, सॉरी वेरी सॉरी, 152 का, अच्छा ये मैंने नेशनल इनकम का ले लिया था, सॉरी वेरी सॉरी। ठीक है, ये हमको प्रति व्यक्ति आय की बात करनी है, 328 है। ठीक है, और हमने माइनस भी 328 से ही किया था, है ना, 328 से किया था। बेस वैल्यू तो क्या है, 328 है, 328 है। तो 1961 में बेस वैल्यू 328 है जो हमको बार ग्राफ में दिया हुआ है। इंक्रीज़ कितना होता है, टोटल इंक्रीज़ है 10 साल में 346 का, क्योंकि 674 पहुँच गया रहता है ना। तो डिकेडल ग्रोथ हमने निकाला, उसको हमने यूनिफॉर्म बोल दिया, तो ये क्या आ गया, 3.46 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा कि इंक्रीज़ जो है 3.46 का है, बेस वैल्यू इतना है, तो एक कुछ परसेंट यहाँ निकल जाएगा। परसेंटेज कितना आ जाएगा, परसेंटेज क्या बोला है, एनुअल ग्रोथ रेट। तो 19 से 61 से 62 का रखिए, इसको ना थोड़ा सही करते हैं, ये तो हो चुका है ना। ठीक है, 1961 से 1962 की बात हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा जा रहा है दोस्तों, बियर विद मी, 5 से 10 मिनट और लगेगा। परसेंटेज ग्रोथ कितना हुआ, 3.46 अपन 328, 3.46 डिवाइडेड बाय 328। हे भगवान, यहाँ भी गलती है दोस्तों, ये 34.6 होगा ना, 34.6। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। ठीक है, ये आप लोगों ने मार्क कर ही लिया होगा, लेकिन चूँकि वो फ्लो में दिमाग इधर उधर हो जाता है। ठीक, 34.6 इक्वल टू इंटू 100, 10.54, ये आ गया 10.54%। ठीक है, इतने का ग्रोथ हुआ है, राइट। परसेंटेज ग्रोथ 61 से 62 का है। अभी 62 से 63 का कितना होगा, 62 से 63 का कितना होगा, राइट। तो 62 का बेस वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें इंक्रीज जोड़ देंगे तो 328 प्लस 34 कितना हो जाएगा, 328 प्लस 34.6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 362.6, 362.6, 34.6। ये तो ग्रोथ हमने देखा था कि ये हमने यूनिफॉर्म मान लिया था, हर साल सेम मान लिया था, ग्रोथ को सेम माना था यहाँ पर, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, 34.6 डिवाइडेड बाई 362, 34.6 डिवाइडेड बाई 362, राइट। ये आ जाता है हमारा 9.5%, 9.56%। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग जा सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि चूंकि यहाँ पर जो टर्म मैंने ये देखा, यहाँ पर मल्टीपल आ रहे हैं ना, परसेंटेज जो इंक्रीज़ है, डिकेडल सॉरी एनुअल इंक्रीज़ है, वो तो मल्टीपल आ रहे हैं आपके, है ना। जब मल्टीपल आपके इंक्रीज़ आ रहे हैं, इन दैट केस ये जो लैंग्वेज है वो वायलेट हो जाता है। ठीक है, तो इन दैट केस हम लोग उसी के हिसाब से कर लेंगे। अगर इतना लंबा करवाना होता तो एटलीस्ट ये 10-12 मार्क्स का सवाल होता, बट ये नहीं करवाया है। तो ये मैंने 2 साल का बताया है, आप ऐसे करके 10 साल का निकाल सकते हैं, बट दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी लेंदी, और कुछ ना कुछ ये क्वेश्चन में ही मेरे ख्याल से क्लैरिटी कम है। ठीक है, कभी भी इनको जब बताना होता है ना, तो ये 2 तरीके से बताते हैं, चाहे तो ग्रोथ नंबर में बताएं या ग्रोथ परसेंटेज में बताएं। यहाँ ग्रोथ सीधा लिख दिया,
ठीक है, मतलब परसेंटेज नहीं बोला, परसेंट नहीं बोला मतलब नंबर ग्रोथ जो है वो यूनिफॉर्म ग्रोथ है, मतलब जो आया उसको आपसे 10 डिवाइड कीजिए और फिर ऐसा निकालिए। बट इन दैट केस ये क्या हो जाता है आपको कि इज़ वाला जो फैक्टर है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो कुछ क्लैरिटी कम है इस क्वेश्चन में, बाकी चूँकि जितना हमारा मतलब टाइम लिमिट है और उसके हिसाब से है, तो वो परसेंट वाला ही जो था उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो 10.55 जो है इसका आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए फाइंड द कंट्रीज पॉपुलेशन ड्यूरिंग 1981। 1981 में कंट्री का पॉपुलेशन बोला है, तो 1981 में कमाई कितना है? 1981 में कमाई है, नेशन का कमाई है 100 इंटू 100 इंटू करोड़। करोड़ कितना होता है? यहाँ करोड़ लिख लेते हैं, सीधा 1 करोड़ लिख लेते हैं, अभी ज़्यादा नहीं दिमाग लगाते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1981 में इनकम कितना था? 1981 में इनकम था 1630। ठीक है, 1630। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व कर ही लीजिए ना। 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है ना, ये करोड़ आ गया आपका, करोड़ आ गया। 100 से गुना करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि 100 करोड़ के टर्म्स में दिया हुआ है और 224 तो पता ही था हमको। ये हमको दे देगा 1224 डिवाइडेड बाय 1630, ये आ रहा है हमको, दिस इज इक्वल्स टू, ये नंबर आ जा रहा है। ठीक है, लंबा चौड़ा नंबर है, बहुत आगे तक गया है, लेकिन हम यहीं तक रख रहे हैं। राइट, अब यहाँ पर एक और कैच है, क्या कैच है वो देखते हैं। कैच दोस्तों ये है कि ये जो है हमारा पॉइंट में है, जैसे हमने देखा था ना टोस्टर वाले केस में, यहाँ पे भी पॉइंट में आंसर है। इसको आपको बताना पड़ेगा कि राउंडिंग दिस, सिंस पर्सन कैन नॉट, काउंट ऑफ पर्सन कैन नॉट बी इन डेसिमल और इन फ्रैक्शन, देयरफॉर वी राउंड दिस टर्म टू नियरेस्ट होल नंबर। तो नियरेस्ट होल नंबर में जब लेके जाएंगे तो ये 4 जो है वो गैप हो जाएगा। ठीक है, और इतना जो है इसका आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन ये लिखना पड़ेगा। आपने 0.4 करके छोड़ दिया, वहीं एग्जामिनर आपका 2 मार्क्स तो काट ही लेगा कम से कम। ठीक, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द डिकेड 1981 से 1991? 1981 से 1991 के बीच में ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द डिकेड। ठीक है, तो पहले पॉपुलेशन निकालिए। ठीक है, आपका क्या क्या पता है हमको, कब से कब का जाना है? 81 से 91 जाना है, 81 से 91। 81 में पॉपुलेशन कितना होगा? 81 में पॉपुलेशन हो जाएगा आपका, अभी हमने निकाला था 81 में पॉपुलेशन। ठीक है ना, ये निकाला था 81 का पॉपुलेशन, है ना, इसी को यूज़ कर लेंगे। 91 का पॉपुलेशन निकालना पड़ेगा, तो 91 का पॉपुलेशन हो जाएगा 4933 नहीं 4726 डिवाइडेड बाय 4933 इंटू 100 में ये दिया हुआ है और करोड़ यहाँ पे लिखेंगे, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, इसको बस सॉल्व आउट करना है, कितना आता है देख लेते हैं। तो ये फ्रैक्शन आ जाता है, सॉरी ये डेसिमल में वैल्यू आ जाता है दोस्तों। तो अब हम क्या बोलेंगे कि अगेन कि पॉपुलेशन जो है वो होल नंबर में ही होगा, और होल नंबर में होने के कारण क्या होता है, ये डेसिमल को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं या राउंड ऑफ टू नियरेस्ट होल नंबर हम लोग बोल करके, ये हमारा 1991 का पॉपुलेशन आ गया, ये आ गया 1991 का पॉपुलेशन। अब 1991 का पॉपुलेशन में से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, माइनस ये वाला कर देंगे, ये वाला पॉपुलेशन मतलब 81 का पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय जिस पे ग्रोथ हुआ है। तो एक बार मैं ये आपको करके दिखा देता हूँ। राइट, अब इतना किए ही हैं तो थोड़ा सा और कर ही लेते हैं ना, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें। ठीक है, 958 037,705 है ना, माइनस 75,09,20,245 हाँ, डिवाइडेड बाई 75,09,20। इसी पे इंक्रीज तो हुआ है
है ना, इंटू 100 परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकालना है, ग्रोथ रेट निकालना है, रेट मतलब परसेंट ही होता है। ठीक है, ये निकालेंगे आप 27.58% आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं रहा, माइनस करके जो है नंबर आएगा, कैलकुलेटर है ही आपके पास, ये कीजिए, आ जाएगा ये 27.58। लास्ट सवाल, और ये हमारा वीडियो ख़त्म हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, ये नंबर जो बड़े हो जाते हैं ना, तो थोड़ा ये टफ नहीं करता है, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर देता है। ठीक, कफ टफ वो होता है जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, कि डिकोड करना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स वो हो जाता है जिसमें मतलब क्लमजी टाइप का, मतलब इतने नंबर दे दिया आपको, एक नंबर आगे पीछे गलत लिखा गया या एक जीरो कम लिखा गया, तो सारा खेल ही गड़बड़ा जाता है। बाय हाउ मच परसेंट द नेशनल इनकम ग्रू फ्रॉम 1951 टू 1991? नेशनल इनकम ग्रू फ्रॉम, तो क्या हो जाएगा 4726। नेशनल इनकम कितना से ग्रो किया, यही पूछा है ना, इनकम ग्रू फ्रॉम 1951। ठीक है, तो 4726 माइनस 90। ठीक है, और अब जब भी लिखें ना, तब ये जो है ये 100 करोड़ में हमारा ये जो है ये मेंशन जरूर करें लिखने में, स्टेटमेंट में। नहीं तो यहाँ पर आप जो फ्रीली ये नंबर्स यूज़ करके आप कर ले रहे हैं ना, वो चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। ठीक है ना, ठीक है, बस इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाता है 51.11% आ जाता है ना, क्या आंसर है? नहीं, इतना कम नहीं आएगा, ये कुछ इस यहाँ पर मिसमैच है ना, 51.11%। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। राइट, कुछ चीज़ें हैं जो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें नंबर्स की गेम है, नंबर्स गड़बड़ा सकते हैं, एक आध जीरो मिस हो सकता है, या फिर कॉम्प्लेक्स बना सकता है, चीज़ों को टफ बना सकता है कि समझ में नहीं आ रहा है, कुछ से कुछ लिख दे रहा है। राइट, ये क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि थोड़ा और क्लियर हो सकता था। राइट, बट मैं एग्जामिनर का दिमाग समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब वो इज़ लिख रहा है तो वो मान के चल रहा है कि एक ही आंसर होगा। अब एक ही आंसर होगा तो फिर इसी केस में आएगा। ठीक है, बाकी जैसा आपको ठीक लगे वो भी सही है। चलिए, इसी के साथ टाटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लोगों दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, आपके रेलिवेंट प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने काम का जो चीज़ है वो निकालिए, पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम निकालिए और मस्त कमाइए। ठीक है, और दुआ में याद रखिए। चलिए, टाटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।